I am B.K. Singh. In this class, I will describe about respiration in plants and respiratory organs of animals. पहले वाले क्लास में आपको 6th लेक्चर में बताए थे रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दिया गया था, है ना। कहाँ होता है, कैसे होता है, एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, उसका रेस्पिरेशन का टाइप क्या है। इस क्लास में आपको बताएंगे कि जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन लेना है ना, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन प्लांट में भी होना है, एनिमल में भी होना है। तो प्लांट में किस तरह से होता है और एनिमल में किस तरह से होता है, कैसे ऑक्सीजन भीतर जाते हैं। तो कहता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक प्रोसेस है डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, दो प्रोसेस होता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है वह डिफ्यूजन के माध्यम से होता है ना। गैस डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होकर भीतर आ सकते हैं, डिफ्यूज होकर के बाहर जा सकते हैं। तो वह डिफ्यूजन जो होता है प्लांट में, यह डिफ्यूजन का काम उसके रूट के माध्यम से भी हो सकता है, स्टेम के भी माध्यम से हो सकता है और लीफ के भी माध्यम से हो सकता है। एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल साइट बना हुआ है, जगह बना है कि किस जगह से वह गैस शरीर के भीतर एंट्री लेंगे। लेकिन प्लांट में यह बहुत एडवांस ब्रांच स्ट्रक्चर है प्लांट का, तो उसमें कुछ रूट भी हेल्प करते हैं, स्टेम भी हेल्प करता है और लीफ भी उसका हेल्प करता है। जैसे रूट के माध्यम से देखा जाए तो प्लांट का जो रूट होता है, ये प्लांट है, इसका जो रूट होता है सॉइल में, ये सब सॉइल पार्टिकल्स है। यहाँ पर एयर सॉइल पार्टिकल के बीच में डिफ्यूज रहते हैं एयर, और रूट ब्रांच होते 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 तो रूट हेयर में बदल जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रांचें होते हैं, रूट जो ब्रांच होते रहते हैं, तो उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है अंत में, उसको रूट हेयर के नाम से जाना जाता है। तो वह रूट हेयर उसका आउटर सर्फेस जो होता है इस तरह से यूनिसेलुलर लेयर का बन जाता है कि जहां से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। इसलिए कहता है कि जो रूट जो होता है, रूट में रूट हेयर के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज उसमें रहेगा भीतर सॉइल में, वह भीतर आ सकता है डिफ्यूजन के माध्यम से। स्टेम में जो हर्बेसियस प्लांट है, जो सॉफ्ट जिसके स्टेम होते हैं, तना सॉफ्ट होते हैं, है ना, शाकीय पौधा कहते हैं उसको, मुलायम पौधा, तो उसके स्टेम पर पोर्स पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो हर्बेसियस प्लांट में जो गैस जो भीतर आता है वो उसका जो डिफ्यूजन होता है स्टोमेटा के माध्यम से हो जाता है, जो स्टेम पर प्रेजेंट रहते हैं हर्बेसियस प्लांट में। लेकिन वही जो वुडी प्लांट होते हैं, लकड़ी वाला प्लांट, हार्ड स्ट्रक्चर, तो उसके स्टेम पर स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। उसके स्टेम पर उसका बार्क का जो आउटर लेयर जो होता है, बार्क छाल जिसको कहते हैं, उसके सेल रप्चर होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, उसको लेंटिसेल के नाम से जानते हैं। तो लिखे ना लेंटिसेल। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू लेंटिसेल इन द केस ऑफ वुडी स्टेम। जो लकड़ी वाला जो प्लांट होता है उसमें गैसियस एक्सचेंज लेंटिसेल के माध्यम से हो सकता है स्टेम में। और लीफ में जो मेन लीफ जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्लांट में। तो लीफ के अपर और लोअर सरफेस पर बहुत पोर्स पाए जाते हैं, उस छोटे छोटे पोर्स को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है ना। इस लीफ के सरफेस पर सेक्शन काटकर देखा जाए, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाए थे भी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर 9th क्लास में, कि किडनी शेप होता है ये स्टोमेटा। इस तरह से देखिए, किडनी शेप रहेगा आउटर साइड में, और बीच में जो छेद होता है ना, इसी छेद को स्टोमेटा कहते हैं, यही स्टोमेटा है। और यह जो सेल देखते हैं इसको गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इसी में अगर भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया है
कंसंट्रेशन हाई है तो जब स्टोमेटा खुलेगा तो वह बाहर चला जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। अगर बाहर ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है, भीतर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टोमेटा ओपनिंग होगा फिर ऑक्सीजन भीतर चला जाता है, डिफ्यूज इन हो जाता है ना। प्लांट के केस में जो फोटोसिंथेसिस का काम जो होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये गैसियस एक्सचेंज इसी स्टोमेटा के माध्यम से होता है। तो डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का भी काम होता है और रेस्पिरेशन का भी काम होता है ना। तो डे टाइम में क्या होगा कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन लिया जाए तो ऑक्सीजन लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना चाहते हैं। तो प्लांट के केस में क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर यूज होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भीतर ज्यादा है और वही ऑक्सीजन क्या होता है डे टाइम में बाहर रिलीज होता है। तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्लांट लेते हैं डे में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ज्यादा। इस तरह से ऑक्सीजन के अमाउंट एटमॉस्फेयर में डे टाइम में बढ़ते जाता है। लेकिन नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो रेस्पिरेशन में हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट भी ऑक्सीजन लेगा। बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, भीतर जरूरी है हम लोग को लेने के लिए, ऑक्सीजन लेंगे, वो भी लेगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होगा। तो नेट रिजल्ट नाइट में क्या होता है प्लांट के केस में कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गया है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा भीतर आएगा, डिफ्यूज इन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। और कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो हम लोग भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वह भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन वहां इंक्रीज कर जाता है, नहीं। तो यह गैसियस एक्सचेंज जो होता है प्लांट में, रेस्पिरेशन का सब में जो बताए थे पहले, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ नहीं और उसका ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो प्रोसेस सेल के भीतर होगा, प्लांट में भी होगा, एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी, एनिमल में भी बनेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन जाता है कैसे, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस को देखना है, अलग अलग उसका सिस्टम ऑर्गन बना हुआ है जो रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को अवेलेबल कराएगा। तो इस तरह से प्लांट में रूट के माध्यम से हो सकता है, स्टेम के भी माध्यम से हो सकता है और लीफ के भी माध्यम से हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ एनिमल के केस में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल क्या बना होता है, साइट बना होता है। सब जगह से वैसे नहीं होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे है, जैसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है ना, अमीबा में है तो उसमें रेस्पिरेशन डिफ्यूजन से हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन ही काम कर लेता है। अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं ना, अमीबा ही ऐसा चीज है कि कोई भी जल्दीबाजी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसमें बात तो अमीबा हो गया इरेगुलर से, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सूडोपोडिया है ना, इसे लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड मटेरियल में कैप्चर करता है और यही आउटर मेम्ब्रेन जो इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर बाहर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के अमाउंट इधर ज्यादा है, भीतर कम है, तो इसी से डिफ्यूज इन हो जाता है ऑक्सीजन। तो बाहर से ऑक्सीजन कहाँ चला है, भीतर। और रेस्पिरेशन जो होगा इसका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा अंत में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी मेम्ब्रेन से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो अमीबा के केस में यह डिफ्यूजन का काम उसके बॉडी सरफेस से ही होता है और वहां जो सेल मेम्ब्रेन है वही काम करता है ऑक्सीजन को भीतर लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में। अर्थवर्म का नाम सब सुनोगे, केंचुआ देखे होंगे सब कोई। अर्थवर्म में वो मॉइस्ट स्किन रहता है जमीन के भीतर, है ना, तो उसका स्किन मॉइस्ट होगा। वही मॉइस्ट स्किन जो होता है, वही स्किन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो अर्थवर्म में वो उसका मॉइस्ट स्किन ही
यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम किया जो उसके भीतर ले लेता है। और एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, प्रॉन है, नहीं ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना होता है जिसको गिल्स के नाम से जानते हैं। लंग गिल्स को करते हैं गल पर गिल्स। तो गिल्स की विशेषता है कि जो ऑक्सीजन डिफ्यूज रहता है वाटर में, उस डिफ्यूज ऑक्सीजन को लेगा, है ना, फ्री ऑक्सीजन को नहीं लेता है, डिफ्यूज ऑक्सीजन को लेता है। वह ऑक्सीजन उसके शरीर के भीतर जाएगा तो उसके भीतर रेस्पिरेशन का काम होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो अवेलेबल कराना है वह एक्वेटिक एनिमल में किसके माध्यम से होता है, तो गिल्स के माध्यम से होता है, स्पेशल ऑर्गन से होता है। वहीं एम्फीबियंस पर जब ध्यान दोगे, एम्फी माने बोथ, बायोस माने लाइक, जिसमें फ्रॉग आते हैं, है ना, एम्फीबियंस। तो फ्रॉग में क्या होता है कि रेस्पिरेशन का काम वहां तीनों जगह से होता है। जो हाइबरनेशन पीरियड में चला जाता है, स्किन से भी क्या कर सकता है, वह मस्ट स्किन से भी अपना काम कर लेता है, रेस्पिरेशन का ऑक्सीजन ले लेगा। और वो पानी में जब रहेगा, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, टैडपोली सब स्टेज में जब पढ़ेगा, डेवलपमेंट का स्टेज है फ्रॉग का, उसमें गिल्स भी रहता है, वहां गिल्स से भी काम करता है। जब वही डेवलप वयस्क हो गया, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, तो वहां लंग्स काम करने लगता है ना। तो फ्रॉग में इस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स भी काम करता है एक समय, अधिकांश समय तो बाहर आएगा तो एडल्ट होने पर लंग्स, और प्रिमिटिव स्टेज में क्या काम करेगा, उसमें गिल्स और स्किन भी काम करता है उसका, वो भी उससे भी ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को। और इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट जैसे ग्रास ऑफर, कॉकरोच, ग्रास ऑफर, टिड्डी, रामी का घोड़ा जिसे कहते हैं, हरा रंग का आता है, बहुत दल का दल चलता है, बहुत संख्या में चलता है, फसल को बर्बाद कर देता है बहुत मात्रा में। तो उसके बॉडी के सरफेस पर स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, जिसको टीनी होल जो पाया जाता है उसको स्पाइरेकल कहते हैं। उस स्पाइरेकल से ऑक्सीजन भीतर आएगा, और उसके बाद एयर ट्यूब भीतर जो बनाता है उसको ट्रेकिया कहते हैं, और उस ट्रेकिया के माध्यम से ऑक्सीजन भीतर जाएगा, और तब उसके बाद रेस्पिरेशन का काम सेल में होगा। और लैंड एनिमल्स जैसे आदमी, ह्यूमन बींग्स, है ना, बर्ड्स, डॉग्स, है ना, रेप्टाइल में बहुत, ये सब जितने एडवांस ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, उनके लिए स्पेशल रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन बना, जिसको क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। इसके माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में। इसी चीज को हमको डिटेल में पढ़ना है, तो अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि रेस्पिरेशन एडवांस ऑर्गेनिज्म में लंग्स के माध्यम से कैसे होगा, कहां होगा, कैसे एक्सचेंज होगा, अब मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन, इसी चीज को पढ़ाएंगे हम एडवांस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन पूछिएगा। मोबाइल नंबर वहां पर मेरा डिस्प्ले हो ही रहा होगा। ठीक है, थैंक्स।